स्वतंत्रता आंदोलन, उदय और विकास। किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत आखिर क्यों होती है? स्वतंत्रता लोग चाहते क्यों हैं? स्वतंत्रता है क्या? भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बड़ा लंबा है। लगभग 150 वर्ष के सतत प्रयास के बाद भारत 1950 में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन, इस शब्द में हम जानने की कोशिश करें कि आंदोलन होता क्यों है आखिर, इससे पहले कि हम जानें कि हमारे यहाँ क्यों हुआ। आंदोलन होता है यदि हम अपनी स्वतंत्रता खो दें। स्वतंत्रता खोने से क्या होता है कि हम जिसके गुलाम हैं, हम जिसके मातहत हैं, उसके आदेशानुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमको कार्य करना होता है और हमारी अपनी सोच का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी अपनी स्वतंत्रता, हमारी अपनी सोच ना होने पर हम गुलाम हो जाते हैं, हमारी सोच गुलामी हो जाती है और इसके कारण, इस गुलामी सोच के कारण हमारा अपना स्वयं का विकास नहीं हो पाता। याद रखें, स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न देशों में जब हुआ, हमें ये जानना होगा कि विदेशी ताकतों के आने से ही, विदेशी सत्ता के आने से ही स्वतंत्रता का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में एक बड़ा विरोधाभास है कि विदेशी ताकतें ही स्वतंत्रता के आंदोलन को जन्म देती हैं। बड़ा एक अजीब निष्कर्ष है, पर सच्चाई यही है। विदेशी ताकत ना हो तो स्वतंत्रता की बात ना हो। तो इस प्रकार ये जानने के बाद कि आंदोलन क्या है, अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं? एक ऐसा आंदोलन जिसमें संपूर्ण राष्ट्र भागीदार हो, जिसमें पूरे देश के लोग उसमें भाग लें और देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित हों। भारत एक राष्ट्र कब बना? क्या भारत 5000 वर्ष पूर्व भी वही भारत था जिसे आज हम जानते हैं? नहीं। याद रखें कि पूर्व का भारत कई रियासतों में, कई राज्यों में बटा हुआ था, टुकड़ों में था। तो वहाँ पे क्षेत्रीय भावना थी ज़्यादा, राष्ट्र की भावना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चाहे हम हस्तिनापुर का काल लें, चाहे हम अशोका का काल लें, चाहे उसके बाद मुगल काल लें, चाहे उसके बाद उसके पहले हम सल्तनत का काल लें, ये सब काल में क्षेत्रीयता की भावना थी। हमारे क्षेत्र में जो राजा थे उसके प्रति हम निष्ठावान थे और हमारा दायरा वहीं तक था। राष्ट्र कब हमारे यहाँ आया? यदि आपको याद होगा, 1857 में क्रांति हुई, जिसे हम भारत की पहली स्वतंत्रता की क्रांति भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं। और उस क्रांति के बाद एक परिवर्तन हुआ। वह परिवर्तन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अभी तक अपना व्यापार के नाम से आई थी, उसे हटाकर अंग्रेज सरकार ने, इंग्लैंड में स्थित पार्लियामेंट ने भारत के सारे शासन को अपने हाथ में ले लिया। और उस हाथ में लेने से क्या हुआ? पूरे देश के लिए एक ही झंडा हो गया, जिसे कहते हैं यूनियन जैक, जो इंग्लैंड का झंडा था। पूरे देश में एक ही तरह का कॉइन, रुपया चलने लगा, सभी जगह रुपया चला। पूरे देश की सीमा एक तरीके से बांध दी गई से मेरा अर्थ है, बड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजों का शासन इस सीमा क्षेत्र के तहत है। और चौथा, एक संविधान
अंग्रेजी संविधान भारत में लागू हुआ। और पांचवा, एक मुखिया जो वाइस रॉय के रूप में यहाँ भेजा गया, जो इंग्लैंड की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ था। तो किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए ये 4-5 तत्वों की जरूरत होती है, और ये तत्व 1857 के बाद हमारे यहाँ आए। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीयता की असली भावना इस 1857 के बाद ही हमारे यहाँ पनपी। बात स्पष्ट है। राष्ट्र बना तब तो राष्ट्रीयता होगी। तो हम भारत राष्ट्र जो है वह आधुनिक रूप में 1857 के बाद का मानते हैं। उसके पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में, 600-700 रियासतों में टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। तब लोग अपने क्षेत्र के राजा के प्रति समर्पित थे, और राजा का ही जो कानून था उस क्षेत्र में चलता था। दूसरे पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी क्षेत्र में, पड़ोसी राजा के यहाँ दूसरा कानून चलता था। तो राज्यीय भावना से उठकर राष्ट्रीय भावना। तो हमारा जो विषय है, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय आखिर क्यों हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के बाद शुरू हुआ, ये तो स्पष्ट हो गया आपको। और क्यों शुरू हुआ 1857 के बाद, ये भी बता दिया गया, क्योंकि राष्ट्र ही 1857 के बाद आया। भौगोलिक रूप से तो हम वही थे, लेकिन राजनीतिक रूप से हम एक सिंगल यूनिट के रूप में पहली बार सामने आए। आप नक्शे में देखोगे, रियासतें जो सारी दिख रही हैं, जो पहले की रियासतें थी, कितनी टुकड़ों में बटी थी। तो इन रियासतों के दायरे में वहाँ के निवासी रहते थे। नागरिक जैसी कोई बात नहीं थी, वो उस क्षेत्र के ही निवासी थे। ये जानने के बाद कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, कब शुरू हुआ और आंदोलन क्या है, हम एक बात और जान लें कि मुख्य रूप से आंदोलन का कारण होता है आर्थिक कारण। सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, वैचारिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब आर्थिक कारणों को मदद करते हैं। तब तक आंदोलन नहीं होता वास्तव में जब तक कि आर्थिक कारण ना हो। और आर्थिक कारण का एक वाक्य में यदि कहा जाए, भूख है भजन न होई गोपाला। आप मुझे सारी सुविधाएं दे दो, एक शानदार मकान दे दीजिए, शानदार सुविधाएं दे दीजिए, आधुनिक मकान दे दीजिए, लेकिन और मुझे बहुत बढ़िया सोफ़ा दे दीजिए, बिस्तर दे दीजिए, मैं वहाँ ऐशो आराम से तो रह सकता हूँ, लेकिन भोजन की कमी होने पर क्या होगा? 2 दिन बाद मैं तिलमिला जाऊँगा और मेरे लिए ऐशो आराम की चीज़ कोई मायने नहीं रखेगी। दूसरे शब्दों में, आर्थिक शोषण। यदि आप मुझे मेरा पेट नहीं भरने दे रहे हैं, तब मैं आंदोलन करूँगा, तब मैं सड़क पर आऊँगा, तब मैं विद्रोह करूँगा। तो पेट का शोषण ही कहीं पर भी आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य कारण बनता है। ये केवल भारत में लागू नहीं है, ये जो बात है दुनिया के सभी राष्ट्रीय आंदोलन में लागू है। चाहे वो फ्रांस का आंदोलन रहा हो, चाहे वो रूस की क्रांति रही हो, चाहे वो अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन रहा, कहीं का भी आंदोलन आप देखें, वह उसका जो रूट कॉज है, मुख्य कारण जो है वो है आर्थिक शोषण, जिसमें वहाँ के लोगों को गरीब बना दिया जाता है। गुलाम तो रहते ही हैं, गरीबी छा जाती है, और जब यह गरीबी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तब आंदोलन होता। सो इस प्रकार ये जानने के बाद कि आंदोलन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, और उसके बाद इसकी रूपरेखा जो 1857 में तैयार हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, मैंने एक वाक्य कहा था कि विदेशी सत्ता के किसी देश में जाने पर एक न एक दिन उस देश में राष्ट्रीय आंदोलन होगा ही। आखिर विदेशी सत्ता जाती क्यों है वहाँ? किसी भी एक देश का उद्देश्य दूसरे देश पर हमला कर उसे कब्जा में लेने का कारण क्या रहता? वहाँ का आर्थिक शोषण करना, वहाँ का धन
वहाँ के जितने ऐसी चीज़ें हैं जो काम की हैं उन्हें ले जाना, उसने अपने यहाँ ले जाना। तो शोषण होता ही है। कोई भी सत्ता किसी दूसरे देश पर आर्थिक शोषण के लिए ही आती है, और यही आर्थिक शोषण आंदोलन करता है, आंदोलन का जनक बनता है, कारण बनता है। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, यह जानने के बाद कि 1857 में राष्ट्र बना भारत, और उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना पनपी, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारत में 1875-80 के आसपास मानी जाती है। याद रखें, 1875-1880 के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन का रूप शुरू हुआ, एक उदय हुआ, प्रस्फुटित हुआ, शुरुआत हुई। अब जैसा मैंने बताया कि आंदोलन शोषण के कारण होता है, हमको समझना होगा कि भारत में शोषण कैसा रहा, किस ढंग का आर्थिक शोषण हुआ। राजनीतिक तो हुआ, सामाजिक हुआ, धार्मिक हुआ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा जो केंद्र बिंदु है आज के इस चर्चा का वह है आर्थिक शोषण। और आर्थिक शोषण को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा 16वीं शताब्दी के भारत में, जब मुगल शासन भारत पर था। मुगल शासन भारत पर राज्य कर रहा था अकबर, औरंगजेब आदि, और उस दौरान अंग्रेज भारत आते हैं, सरकार से उस समय की मुगल सत्ता से अनुमति लेकर एक जगह व्यापार शुरू करते हैं, और उसके बाद शुरू होती है अन्य यूरोपीय देशों का भारत आगमन। आखिर ये भारत आए क्यों? ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण एक के बाद एक यूरोप के देश, चाहे वो डच हो, हॉलैंड, चाहे स्पेन, चाहे पुर्तगाल, चाहे इंग्लैंड, चाहे फ्रांस, और भी लोग, तो आए क्यों? ऐसी भारत में क्या चीज़ थी? एक ही वाक्य में पूरा उत्तर स्पष्ट है। भारत इसलिए आए क्योंकि भारत लैंड ऑफ गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी। हमने बहुत सी कविताएं इस बारे में पढ़ी, बहुत अध्ययन किया, आप लोगों ने कविताएं सुनी होंगी कि भारत सोने की चिड़िया थी। इसका अर्थ यही है, यह देश वास्तव में बहुत धनी देशों में था, जहाँ ताजमहल जैसी चीज़ों का निर्माण हुआ था। तो ये लोग आखिर धन की खोज में आए। उनको मालूम था कि भारत में बहुत ऐसा है जिससे कमाया जा सकता है, जिससे अपने को अमीर बनाया जा सकता है। इस प्रकार अंग्रेज़ों का आगमन होता है मुगल काल में, जो से दिख रहा है नक्शे से। अनुमति ली जाती है 1605 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में व्यापार करने की, और साथ में उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों के लोग भी आते हैं, जैसा मैंने बताया। और यहाँ भी स्पष्ट है, अब जब ये आते हैं तो विभिन्न तरीके से अपना व्यापार शुरू करते हैं। 1600 से 1700 का काल आप देख रहे हैं, कहीं पर भी अंग्रेजों का शासन नहीं था, वे व्यापारी थे। पहले 100 वर्ष उन्होंने केवल व्यापार किया, और कैसा व्यापार? जहां वो खूब पैसा लेके आते थे, और हमारे यहाँ से कॉटन, हमारे यहाँ से शानदार गलीचे, शानदार लकड़ी के काम, शानदार चमड़े के काम, रत्न और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मसाला, गर्म मसाला, ये सब ले जाते थे। पैसा लाते थे, मुंह मांगे दाम पर हमसे खरीदते थे, और उसे अपने यहाँ ले जाकर ऊंची बोली पर बेचते थे, और वही उनका लाभ होता था। लाभांश कितना होना है ये वो तय कर लेते थे, लेकिन हमको, हमारे यहाँ के कारीगरों को, हमारे यहाँ के दस्तकारों को अपनी मुंह मांगी कीमत मिलती थी। तो इस प्रकार पहले 100 वर्ष अंग्रेजों का और विदेशियों के यहाँ से पैसा आया, और हमारे यहाँ से
माल गया, पक्का माल गया, बना बनाया सामान गया। परिणाम, पैसा आने से यह जो भारत देश है, भारत उस समय का जो रियासतें थी वो अमीर होती गईं। मुगल शासन के पास बहुत पैसा आने लगा, राजाओं के पास बहुत पैसा आया। और दूसरा परिणाम कि ये जो काश्तकार थे, जो शिल्पकार थे, जो कारीगर थे, जो कृषि से जुड़े हुए थे, ये लोग धनी हुए। इन लोगों को पैट्रोनाइज किया गया, इन लोगों को इन राजाओं का वरद हस्त मिला, इन लोगों को इन विदेशी सत्ताओं का, विदेशी व्यापारियों का वरद हस्त मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज आकर अपनी कीमत पर, हमारी कीमत पर सामान ले जाते थे। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात थी। आपको याद होगा कि भारतीय शिल्पकार जब एक अपने फर्नीचर बनाकर अपने क्षेत्र के राजा को देता था तो राजा उसके बदले में उसे इनाम देते थे। एक भाट जब अपने राजा की प्रशंसा में एक कविता गाता था तो उसको इनाम मिलता था, और इनाम के रूप में उसे मोतियों की माला देते थे, उसे अन्य सामान दिया जाता था। इस प्रकार ये जो वर्ग था, शिल्पकार का वर्ग, काश्तकार का वर्ग और अन्य तरह के कारीगर, ये पनप रहे थे, बढ़ रहे थे। तो ये तो हुआ पहला चरण व्यापार का, जिसमें पैसा आता था और आता था और पक्का माल जाता था। दूसरा चरण ऐसा है जब अंग्रेजों ने ये समझना शुरू कर दिया, ये महसूस करना शुरू किया कि ऐसे में तो इंग्लैंड का सारा पैसा यहाँ आते रहेगा, यह भारत धनी होता चला जाएगा और ये लोगों की कीमत भी बढ़ती रहेगी। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जोर लगाना शुरू किया। थोड़ा पुराने जब हुए ये अंग्रेज, करीब 100 साल की प्रक्रिया में धीरे धीरे जब इनमें अपना विश्वास जागा तो इन्हें लगा कि इन राजाओं को, इन काश्तकारों को, इन शिल्पकारों को थोड़ा सा दबाया जा सकता है और बल का प्रयोग करके इनसे कम कीमत पर यह सामान लिया जा सकता है। परिणाम क्या हुआ? 1700 में उन्होंने ये महसूस किया कि जो व्यापार है वह केवल बोलने से नहीं चलेगा। यदि हमको भारत आकर सफल व्यापारी बनना है, ईस्ट इंडिया कंपनियों को बढ़ाना है, तो हमें साथ में हाथ में तलवार लेके चलना पड़ेगा। वी हैव टू कैरी ट्रेड विथ सोर्ड इन हैंड। यह अंग्रेजों की सोच हुई भारत के 70-80 साल के व्यापार के बाद। दूसरे शब्दों में अब हमें अपना दबाव बनाना पड़ेगा। और यहाँ से 1700 से 1800 अगले 100 वर्ष का काल वो काल है जब उन्होंने कोशिश की कुछ जगहों को हथियाने, कुछ जगहों को लेने की, हड़पने की, और धीरे धीरे उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी के विरुद्ध में, और अंग्रेजों ने साथ ही अन्य यूरोपीय शक्तियां जो भारत में आई थी उनके साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये 1700 से 1800 का काल अनेक युद्धों का काल है। अनेक, उदाहरण के लिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और उसके बाद तो ऐसी लड़ाइयाँ हुई, अफगान युद्ध, सिख युद्ध, मराठा युद्ध, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, फ्रेंच के साथ युद्ध, एंग्लो फ्रेंच वॉर, डच के साथ युद्ध, और न जाने कितने युद्ध हुए। और इन सब युद्धों का परिणाम दो तरीके का था। विदेशी सत्ता धीरे धीरे, जो विदेशी अन्य देश थे वो यहाँ से चले गए और इंग्लैंड का एक छत्र प्रभाव यहाँ आ गया। दूसरा परिणाम कि अब वो कीमत और क्या चाहिए ये अब हमको निर्देशित करने लगे, आदेश देने लगे। अब वह समय गया जब किसान को, काश्तकार को, शिल्पकार को मुंह मांगी कीमत मिलती थी। अब धीरे धीरे शोषण का इतिहास शुरू होता है यहाँ से। और इस प्रकार 1700 से 1800 का काल युद्धों का वर्ष है, अंग्रेजी सत्ता के वार्धक्य का वर्ष है, अंग्रेजी ताकत के बढ़ने का वर्ष है, और भारत के गिरावट की शुरुआती वर्ष है, आर्थिक गिरावट के शुरुआती वर्ष हैं। ये तो हुआ दूसरा दौर,
जब ये तीनों बातें हुई। गिरावट का दौर क्यों? क्योंकि अब भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया। बंगाल में, उत्तर भारत में, बुंदेलखंड के पास, महाराष्ट्र में मराठा एरिया, पंजाब एरिया, और सारी लड़ाइयाँ, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो सिख वॉर आप देखेंगे, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, मछलीपट्टनम में फ्रांस के साथ युद्ध, यहीं पर भारत की ज़मीन पर सब जगह अंग्रेज लड़ रहे थे और भारत के राजाओं को एक दूसरे से भी लड़ा रहे थे। और लड़ने के बाद शासन अपने हाथ में ले रहे थे, विजयी हुए शासन लेते चलेगा। तो ये दूसरा काल है, यहाँ पर शोषण की शुरुआत शुरू होती है, हमारी गुलामी की दास्तां शुरू होती है, हमारे गुलामी की कहानी यहीं से शुरू होती। और आप जैसे देख रहे हैं कि नक्शे में अंग्रेज लोग कैसे धीरे 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 अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन भारतीयों को कुछ विशेष समझ नहीं थी। परिणाम ये हुआ कि वो लोग अंग्रेजों के अनुसार अब सामान बनाने लगे, अंग्रेजों को जो कीमत मिलती थी उस पर खुश होकर उनको देने लगे। पर दूसरे स्टेज में भी पैसा आते रहा, लेकिन कम हो गया। उस कम पैसे में अब ज़्यादा सामान वो लोग लेने लगे। ये दूसरा काल है, 1700 से 1800 का काल। पैसा तो आ रहा था, पर उतने पैसे में अब हमारे यहाँ से ज़्यादा माल, कई गुना ज़्यादा माल जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज अब मुंह बोली कीमत पर दबाव बनाकर यहाँ से भारत से सामान ले जाने लगे। इसके कारण क्या हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हुआ दूसरा काल। तीसरा जो स्टेज है 1800 से लेकर 1910-20 तक का। पहला तो मैंने बताया 1600 से 1700, जब पैसा आता था, जितना पैसा मांगते थे उतना आता था और पक्का माल जाता था। दूसरा चरण वो था जब पैसा आ तो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ से माल ज़्यादा जाने लगा और पैसा उतना ही था। तो शोषण यहाँ से शुरू होता है और यहीं से हमारी वो कहानी शुरू होती है जिसे हम कहते हैं गरीबी का काल। गरीबी की शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे। और तीसरा काल है 1800 से लेके 1900 तक का, या 1820 से लेके 1920 तक का काल, जब अंग्रेजी सत्ता पूरे भारत में चारों तरफ फैल गई थी। पकड़ उनकी बहुत मजबूत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शोषण होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। ये वह काल है, 1800 से 1900 का वह काल है जब भारत ने एक राष्ट्र का रूप भी लिया। और तब राष्ट्रीय आंदोलन 1860-70 के बाद शुरू होता है। तो इस प्रकार 3 चरणों में अंग्रेजों का काल। ये तीसरे चरण में क्या कर रहे थे? तीसरे चरण में अंग्रेजों ने पैसा भेजना ही बंद कर दिया और उसके बदले क्या किया? यहाँ से पैसा वहाँ जाने लगा। कैसे? उन्होंने यहीं उद्योग शुरू कर दिए, यहीं पर उद्योग शुरू करके, कॉटन उद्योग शुरू करके यहीं कपड़े बनाने लगे और उन कपड़ों को बहुत सस्ते में हमको बेचने लगे। यानी हमारे ही माल को हम ही को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचा जाने लगा। आप समझ रहे हैं? हमारे ही यहाँ बने हुए सामान को, हमारे ही द्वारा बने गए सामान को अंग्रेज लोग अपनी कीमत पर हमको बेचने लगे। तो इस प्रकार पैसा अब उनको लाने की जरूरत नहीं थी। इससे जो लाभ हुआ वह पैसा इंग्लैंड चला गया। तो तीसरा चरण वह है जब पैसा जाने लगा। आया कुछ नहीं। तीसरे 100 वर्ष वे वर्ष हैं जब भारत से पैसा बहुत जग गया। वहाँ शोषण अपनी चरम सीमा पर रहा। तो इस प्रकार 3 चरणों पर अंग्रेजों का व्यापार, अंग्रेजों का आधिपत्य और अंग्रेजों के अंत में समाप्ति, ये हम इस राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के अध्याय में जानेंगे। अंग्रेजों के भारत से संबंध के 3 चरणों को अभी हमने देखा।